हेलो दोस्तों, अगर इरादा इलाहाबाद हाई कोर्ट का है तो मेहनत भी उसी लेवल की होनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्रा पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो सिर्फ एक प्रीवियस ईयर पेपर नहीं, ये आपके लक्ष्य की तरफ एक और मजबूत कदम। आज हम करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट समीक्षा अधिकारी 2021 शिफ्ट 2 का पेपर एनालिसिस, जिसकी परीक्षा 5 जनवरी 2022 को हुई थी। दोस्तों, इससे पहले हम इसके 2 प्रीवियस ईयर पेपर पूरी डिटेल में करा चुके हैं और आज उसी सीरीज का ये अगला सबसे इम्पोर्टेंट पेपर तीसरा है और इस पेपर को हम 2 पार्ट में पूरा करेंगे। इसमें रीजनिंग और इंग्लिश कवर नहीं होगी। रीजनिंग और इंग्लिश के लिए हम अलग एक संपूर्ण वीडियो लेकर आएंगे। आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ना है, तो आइए देखते हैं। देखिए, हम 70 से 75 प्रश्नों को देखेंगे इसमें आज की वीडियो में। नई वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें कंप्यूटर और हिंदी और जीएस के कुछ प्रश्न आज शामिल होंगे। दोस्तों, याद रखना, जो छात्र प्रीवियस ईयर पेपर को गंभीरता से करता है वही असली परीक्षा में खुद पर भरोसा रखता है। अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट समीक्षा अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आप तय कर लो कि वीडियो स्किप नहीं करोगे, पूरा वीडियो देख कर जाओगे। और अगर अभी तक एग्जाम मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों से। प्रश्न नंबर 26, इसके पहले रीजनिंग के सवाल हमने स्किप कर दिए हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 26 से देखते हैं कंप्यूटर से। तार्किक स्मरण शक्ति समान आकार के खंड में विभाजित करने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फ्रेम, ऑप्शन बी सेगमेंट, ऑप्शन सी पैकेट्स, ऑप्शन डी पृष्ठ। तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी पृष्ठ कहा जाता है। आइए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखें। तार्किक स्मरण शक्ति, तार्किक स्मरण शक्ति समान आकार के खंड में विभाजित करने को पृष्ठ मतलब पेज कहा जाता है। पृष्ठ लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में विभाजित करता है। पेजिंग एक मेमोरी प्रबंधन तकनीक है जिसमें प्रोसेस एड्रेस स्पेस को एक ही आकार के ब्लॉक में तोड़ दिया जाता है, जिसे पेज कहा जाता है। पेजिंग का आकार पृष्ठों की संख्या में मापा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के 2 प्रमुख संचिका तंतु, जिसे फाइल सिस्टम कहते हैं, में कौन है? ऑप्शन ए फैट FAT32 एंड NTFS, ऑप्शन बी है HFS एंड UFS, ऑप्शन सी है XFS एंड EST3, ऑप्शन डी है UDF एंड GEF। तो देखिए, इसका ऑप्शन ए सही है। क्या सही है? ऑप्शन इसका ए सही है, FAT32 एंड NTES। तो आइए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखें हम लोग। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के 2 प्रमुख संचिका तंत्र, FAT32 मतलब फाइल एलोकेटेड टेबल 32 और NTFS का फुल फॉर्म क्या होगा? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है। FAT32 को आमतौर पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज OS द्वारा समर्थित किया जाता है और ये पुराने MS-DOS से मिला है। क्या है? और ये पुराने MS-DOS से मिला था। NTFS एक फाइल सिस्टम है जो कि बड़े फाइल साइज और हार्ड ड्राइव को समर्थ करती है। आइए अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित पर्याप्त में से कौन सा यंत्र अनेक संगणक को एक लैन लेन से एकत्रित करता है? पुनरावर्तक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है नाभिका, ऑप्शन सी है राउटर, ऑप्शन डी है स्विच। तो इसका ऑप्शन क्या सही है आपका? इसका ऑप्शन सही है नाभिका, ऑप्शन बी। क्या सही है? ऑप्शन बी नाभिका। आइए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखें। नाभिक हब, नाभिक हब एक भौतिक उपकरण है जिसका उपयोग एक ही लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क पर कई उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है। उल्लेखनीय है कि नाभिक हब विभिन्न हार्डवेयर उपकरणों को आपस में जोड़ने के लिए उपयोग में लाई जाती है। हब द्वारा 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को आपस में जोड़ा जाता है ताकि वे डाटा का आदान प्रदान कर सकें। आइए अगले प्रश्न पर चलें। एक ईथरनेट पते में कितने बिट्स होते हैं? 64 बिट्स, 48 बिट्स, 32 बिट्स, 16 बिट्स। तो कितने होते हैं? 48, 48 बिट्स होते हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। ईथरनेट एड्रेस 48 बिट्स लंबा होता है और आमतौर पर 12 हेक्साडेसिमल अंकों के रूप में प्रदर्शित होता है। मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोलर एड्रेस को आमतौर पर ईथरनेट नेटवर्क पर ईथरनेट एड्रेस के रूप में जाना जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलें। निम्नलिखित में से कौन संगणक समादेश
कार्यान्वित करता है? ऑप्शन ए अंगड़ती यूनिट, ऑप्शन बी तर्क यूनिट, ऑप्शन सी नियंत्रण यूनिट, ऑप्शन डी है अंगड़ती यूनिट और तर्क यूनिट। तो इसका ऑप्शन सही है हमारा नियंत्रण यूनिट सी। क्या सही है? नियंत्रण यूनिट सी। सी ऑप्शन सही है, कंट्रोल यूनिट। देखिए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। कंट्रोल यूनिट नामक संगणक समादेश कार्यान्वित करता है। सीपीयू का कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों पर नियंत्रण रखता है तथा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र, नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। तो आइए अगला प्रश्न देखें। कौन सा संलेख अनेक मेजबान में से ईमेल सेवा प्रबंधक है? ऑप्शन ए SMTP, ऑप्शन बी FTP, ऑप्शन सी टेलनेट, ऑप्शन डी SNMP। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, SMTP। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आइए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखें। SMTP का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। यह इंटरनेट पर ईमेल के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। उपयोगकर्ता क्लाइंट के कंप्यूटर से मैसेज को ईमेल सर्वर तक पुनः सर्वर से प्राप्तकर्ता तक भेजने के लिए इस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से सबसे तेज संचार चैनल कौन सा है? ऑप्शन ए रेडियो तरंग, ऑप्शन बी सूक्ष्म तरंग, ऑप्शन सी प्रकाशिक तंतु, ऑप्शन डी सभी लगभग एक ही प्रसारण वेग के हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका डी सही है, सभी लगभग एक ही प्रसारण के हैं। आइए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखें। डेटा और सूचनाओं के संचरण के लिए रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, प्रकाशीय तरंग, युग्मतर संचार उपग्रह, ईथरनेट, केबल आदि कुछ महत्वपूर्ण माध्यम हैं। विकल्प में दिए गए सभी संचार माध्यम लगभग एक ही प्रसारण वेग के हैं, क्योंकि रेडियो तरंगें माइक्रोवेव विद्युत चुम्बकीय तरंगों के ही रूप हैं और वे प्रकाश की गति 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड से यात्रा करती हैं। प्रकाशीय तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के आधार पर कार्य करता है, इसलिए यह प्रकाश की गति से भी संचार कर सकता है। इसके संचारण में ऊर्जा की खपत अत्यंत कम होती है। यह रेडियो आवृत्ति आवेशों से मुक्त होता है, अतः सभी दिए गए संचार चैनल लगभग प्रकाश की गति से कार्य करते हैं। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखें। कौन आंकड़ा सूचिता की समस्या का एक कारण है? फालतू डेटा, आधार सामग्री की असंगति, सुरक्षिता का प्रतिबंध, ऑप्शन डी आधार सामग्री आवेश प्रवेश। तो क्या है इसका? फालतू डेटा। ऑप्शन ए सही है इसका। आइए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखें। आंकड़ा अतिरेकता, डाटा रिडंडेंसी आंकड़ा सूचिता की समस्याओं का एक कारण है। किसी डेटा का बार बार दोहराव ही डेटा रिडंडेंसी कहलाता है। यह एक डेटाबेस या डेटा स्टोरेज तकनीक के भीतर बनाई गई एक शर्त है जिसमें डेटा का एक ही भाग दो अलग अलग जगहों पर होता है। आइए अगला प्रश्न देखें। संगणक का ALU कितने प्रकार के अंकीय प्रचालन करता है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 4। ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट CPU का एक भाग है। डाटा प्रोसेसिंग का वास्तविक काम ALU द्वारा ही किया जाता है। ALU डाटा पर मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग, कुल 4 प्रकार के अंकीय प्रचालन आदि संपन्न करता है। आइए अगला प्रश्न देखें। भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण विस्तृत ब्रॉडबैंड नेटवर्क कौन से राज्य के जिले में नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी तेलंगाना में, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। तो ये कहाँ किया गया था? केरल में। ऑप्शन ए सही है इसका, केरल। भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क केरल के इडुक्की जिले में सुदृढ़ किया गया था। तत्कालीन केंद्रीय संचार और सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने
2015 जनवरी 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत इस नेटवर्क की शुरुआत की थी। तो चलिए अगला प्रश्न देखें हम लोग। किसमें एक विशिष्ट नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली संगणक है? कौन एक विशिष्ट नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली संगणक है? डेस्कटॉप, नेटवर्क क्लाइंट, नेटवर्क सर्वर, नेटवर्क स्टेशन। तो क्या सही है इसका? ऑप्शन सी, नेटवर्क सर्वर। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। नेटवर्क सर्वर एक विशिष्ट नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली संगणक है। नेटवर्क सर्वर को नेटवर्क संसाधनों का प्रबंधन करने और नेटवर्क सेटिंग में क्लाइंट के रूप में जाना जाने वाले अन्य कंप्यूटरों की सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। आइए प्रश्न नंबर 37। संगणक नेटवर्क में किस प्रकार के संसाधन साझा किए जाने की सबसे अधिक संभावना है? कुंजी पटल, स्पीकर, फ्लॉपी डिस्क, डाइन्स और प्रिंटर। तो इसका ऑप्शन सही है प्रिंटर। प्रिंटर अपनी पहुंच, लागत, प्रभावशीलता, दक्षता, केंद्रीकृत प्रबंधन, संसाधन अनुकूल और कम पर्यावरणीय प्रभावों के कारण कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे अधिक साझा संसाधन है। एक नेटवर्क में दो या दो से अधिक कंप्यूटर होते हैं जो संसाधनों जैसे प्रिंटर और सीडी को साझा करने, फाइलों का आदान प्रदान करने या इलेक्ट्रॉनिक संचार की अनुमति देने के लिए जुड़े होते हैं। इम्पोर्टेंट। आइए प्रश्न नंबर 38। विसंगत को चुनिए। यूनिक्स, MS DOS, 90, विंडोज 98, एक्सेस। तो इसका क्या ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है, एक्सेस। आइए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखें। यूनिक्स, MS DOS और विंडोज 98 लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं, जबकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डेटाबेस एप्लीकेशन के लिए एक यूजर इंटरफेस बनाने के लिए किया जाता है। आइए प्रश्न नंबर 39। संगणक के घटक ठीक तरह से जुड़ गए हैं और प्रचलित हो गए हैं, ये कौन सी प्रक्रिया परीक्षण सुनिश्चित करती है? ऑप्शन ए बूटिंग, ऑप्शन बी प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी बचत, ऑप्शन डी संपादन। तो इसका ऑप्शन ए सही है, बूटिंग। क्या है? बूटिंग। आइए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखें। संगणक के घटक ठीक तरह से जुड़ गए हैं और प्रचलित हो गए हैं, ये बूटिंग प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि बूटिंग मूल रूप से कंप्यूटर को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए कंप्यूटर प्रक्रिया बूटिंग कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखें। फ्लॉपी डिस्क को उपयोग करने के संसाधन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संयोजन, ऑप्शन बी अनुवाद, ऑप्शन सी दायित्व, ऑप्शन डी फॉर्मेटिंग। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, फॉर्मेटिंग। आइए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखें। डिस्क फॉर्मेटिंग एक डेटा भंडारण डिवाइस है जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, USB फ्लैश और ड्राइव को आरंभिक उपयोग के लिए तैयार करने की प्रक्रिया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 41। एल्गोरिदम के तर्कशुद्ध विवरण विशिष्ट नियम और शब्दों में समाविष्ट है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन ए प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी सिंटैक्स, ऑप्शन सी लॉजिक चार्ट, तर्क चार्ट, ऑप्शन डी। तो इसमें उत्तर हमारा सही है वाक्य विन्यास, जिसे कहते हैं सिंटैक्स। क्या कहते हैं? सिंटैक्स। ऑप्शन सी सही है इसका। एल्गोरिदम के तर्क शुद्ध विवरण विशिष्ट नियम और शब्दों में वाक्य विन्यास सिंटैक्स में समाविष्ट है। आमतौर पर एक वाक्य विन्यास में विशिष्ट नियम और शब्द होते हैं जो एक एल्गोरिदम में तार्किक चरणों को व्यक्त करते हैं। वाक्य विन्यास एक भाषा कथन में तत्वों का व्याकरण, संरचना या क्रम है। आइए अगला प्रश्न देखें। कौन संपूर्ण संगणक व्यवस्था का संचार नियंत्रित करता है? ALU, सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक, मदरबोर्ड। ऑप्शन डी है आपका कंप्रेसर मतलब संसाधक। तो इसका ऑप्शन सही है आपका मदरबोर्ड, सी ऑप्शन। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। मदरबोर्ड संपूर्ण संगणक व्यवस्था का संचार नियंत्रित करता है। यह प्लास्टिक का बना PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। यह कंप्यूटर का मुख्य पटल मेन बोर्ड होता है। आइए प्रश्न नंबर 43।
निम्नलिखित में से कौन से उपकरण में ऐसी सीमा है जिसके द्वारा हम सिर्फ पढ़ सकते हैं किंतु उसको मिटा नहीं सकते और उसमें फेरबदल भी नहीं कर सकते? ऑप्शन ए टेप ड्राइव, ऑप्शन बी हार्ड ड्राइव, ऑप्शन सी कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन डी फ्लॉपी डिस्क। तो इसका ऑप्शन डी सही है, फ्लॉपी डिस्क। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। फ्लॉपी डिस्क प्लास्टिक का बना एक वृत्ताकार डिस्क होता है जिस पर चुंबकीय पदार्थ की लेप चढ़ी रहती है। क्या है? चुंबकीय पदार्थ की लेप चढ़ी रहती है। फ्लॉपी डिस्क द्वारा हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क द्वारा हम सिर्फ पढ़ सकते हैं किंतु उसको मिटा नहीं सकते, उसमें फेरबदल नहीं कर सकते। फ्लॉपी डिस्क के प्रत्येक सेक्टर की स्टोरेज क्षमता 512 बाइट्स होती है। आइए अगला प्रश्न देखें। नीचे दिए गए में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकेंड अनेक बार नई बन जाती है? EPROM मतलब EP रोम एंड EP रोम। रोम ऑप्शन सी है स्टैटिक रोम मतलब स्थिर, ऑप्शन डी है डायनेमिक रोम मतलब गतिशील। तो इसका ऑप्शन सही है आपका डी, गतिशील। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। डायनेमिक रैम को प्रति सेकंड अनेक बार रिफ्रेश करना पड़ता है। यह एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो CPU द्वारा डायरेक्ट एक्सेस की जाती है। इसमें डाटा कैपेसिटर में संग्रहित रहता है जिसके कारण इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, जबकि स्टैटिक रोम में डाटा ट्रांजिस्टर में सेव रहता है। आइए अगला प्रश्न देखें। MICR में C का क्या सूचित करता है? C क्या सूचित करता है? इसमें कैरेक्टर सूचित करता है। ऑप्शन डी सही है इसका। आइए एक्सप्लेनेशन देख लें सीधा। MICR मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। यहाँ C का अर्थ है कैरेक्टर। इस तकनीक का उपयोग मुख्यतः बैंकिंग क्षेत्र में किया जाता है। आइए प्रश्न नंबर 46। MS वर्ड में पृष्ठ को प्रिंट करते समय पूर्ण पृष्ठ को प्रदर्शित करने के लिए क्या सुगम रास्ता शॉर्टकट है? Ctrl+F2, Ctrl+F1, Shift+F2, Shift+F1। तो इसका ऑप्शन ए सही है, Ctrl+F2। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या कहता है Ctrl+F2। Ctrl+F2 प्रिंट प्रीव्यू को खोलने के लिए कहता है। क्या कहता है? Ctrl+F2 प्रिंट प्रीव्यू को खोलने के लिए कहता है। Ctrl+1 क्या कहता है? टास्क पैन को खोलना। और Shift+F2 क्या कहता है? सिलेक्टेड कंटेंट को विशिष्ट लोकेशन के लिए कॉपी करना। आइए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखें। संगणक प्रश्न नंबर 47। संगणक का कार्यान्वित करने का अनुक्रम है। स्टोवर, ऑप्शन ए स्टोवर फ्रेंच एग्जीक्यूट, ऑप्शन बी है फ्रेंच डिकोड एग्जीक्यूट, ऑप्शन सी है एग्जीक्यूट फ्रेंच डिकोड, ऑप्शन डी है डिकोड फ्रेंच एग्जीक्यूट। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? बी ऑप्शन सही है इसका, फ्रेंच डिकोड एग्जीक्यूट। आइए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लें। कंप्यूटर किस प्रोग्राम निम्न अनुक्रम में कार्यान्वित करता है? फ्रेंच इंस्ट्रक्शन, डिकोड, एक्जीक्यूट और स्टोर। आइए दोस्तों अब यहाँ से हिंदी चालू है, तो आइए शुरुआत करते हैं। हिंदी में मूलतः कितने वर्ण होते हैं? ऑप्शन ए 53, ऑप्शन बी 55, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी 54। तो क्या सही है इसका? ऑप्शन सी 52। आइए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लें। हिंदी में मूलतः 52 वर्ण होते हैं। कितने? 52 वर्ण होते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंडन ना हो, जैसे आ, ई, चा, का इत्यादि। वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देख लें। न्यून में प्रयुक्त संधि है। आयादि संधि, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी यण संधि, ऑप्शन सी है दीर्घ संधि, ऑप्शन डी है आपका गुण संधि। तो इसमें कौन सी संधि है? आपका यण संधि। देखिए न्यून, आइए इसका एक्सप्लेनेशन सीधा देखते हैं। न्यून में प्रयुक्त संधि यण है। कौन सी है? यण संधि है। इसका संधि विच्छेद नी प्लस उन होगा। क्या होगा? नी प्लस उन होगा है। यदि ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ऋषि के बारे में कोई विभिन्न स्वर आए तो ई का या, और यह बड़ा छोटा ऊ बड़ा ऊ का व और ऋषि का र हो जाता है। जैसे
देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, न्यून में प्रयुक्त संधि यण संधि। कौन सी यण संधि? इसका संधि विच्छेद क्या है? नी प्लस ऊन होगा। यदि ई ऊ और ऋषि के बारे में कोई भिन्न स्वर आए तो ई का या, ऊ का वा और ऋषि का रा हो जाता है। जैसे अन्वय, मतलब इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अनुधन अय, अन्वय। अत्युत्तम, अन्वय मतलब अनुधन अय, और उत्युत्तम मतलब अति उत्तम, ये हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? कृशांगी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी चातकिनी, ऑप्शन सी कोमलांगिनी, ऑप्शन डी प्रेयसी। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? आपका ए, कृशांगी। आइए एक्सप्लेनेशन देखें। दिए गए विकल्पों में कृशांगी शुद्ध और अन्य शब्दों में शुद्ध रूप निम्न प्रकार है। देखिए चातकिनी, चातकिनी का शुद्ध क्या है? चातकी। और कोमलांगिनी का शुद्ध रूप क्या है? कोमलांगी। प्रेयसी का शुद्ध रूप क्या है? प्रेयसी, प्रेयसी। आइए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में तत्सम पुल्लिंग शब्द नहीं है। क्या नहीं है? तत्सम पुल्लिंग शब्द नहीं है। काष्ठ, जीहा, पारद, पक्ष। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? इसका ऑप्शन बी सही है, जीहा। क्या सही है? जीहा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लें। विकल्पों में जीहा तत्सम पुल्लिंग शब्द नहीं है, अन्य विकल्प तत्सम पुल्लिंग शब्द है। मतलब इसके काष्ठ, पारद और पक्ष ये सब तत्सम पुल्लिंग है और जीहा नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 62। अलका कहती है कि मैं तृष्णा की चिट्ठियां पढ़ सकती हूँ। रेखांकित पर का परिचय है। ऑप्शन ए संज्ञा व्यक्तिवाचक स्त्रीलिंग एक वचन और कर्ता कारक। ऑप्शन बी है संज्ञा व्यक्तिवाचक स्त्रीलिंग एक वचन संप्रदान कारक। ऑप्शन सी है संज्ञा व्यक्तिवाचक स्त्रीलिंग एक वचन संबंध कारक। और ऑप्शन डी है इसका कर्म कारक। तो इसका कौन सा सही ऑप्शन है? तो इसका सी सही है, संज्ञा व्यक्तिवाचक स्त्री एक वचन संबंध कारक। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। देखिए अलका कहती है मैं तृष्णा की चिट्ठियां पढ़ सकती हूँ के रेखांकित पद का परिचय संज्ञा व्यक्तिवाचक स्त्रीलिंग एक वचन संबंध कारक है। आइए अगला प्रश्न। ऐसा ना हो कि कोई आ जाए। ऐसा ना हो कि कोई आ जाए। ऑप्शन ए निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है संयुक्तवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका आंसर आपका डी सही है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। दिए गए वाक्य ऐसा ना हो कोई आ जाए के रेखांकित पद में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसने कुछ नहीं खाया, तो यहाँ कुछ अनिश्चित वाचक सर्वनाम। आइए अगला प्रश्न देख लें। बूंद बूंद से घड़ा भरता है रेखांकित क्रिया है। ऑप्शन ए सकर्मक, ऑप्शन बी अकर्मक, ऑप्शन सी द्विकर्मक, ऑप्शन डी संयुक्त। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? बी अकर्मक। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। दिए गए वाक्य बूंद बूंद से घड़ा भरता है कि रेखांकित पद में अकर्मक क्रिया है। जिन क्रियाओं का व्यापार और फल करता हो वे कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन सोता है, तो इसमें सोना क्या है? क्रिया कर्मक है। आइए अगला प्रश्न देख लें। स्पष्ट कह देना भाव को व्यक्त करने वाला मुहावरा है। बात तक न पूछना ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है गाल बजाना, ऑप्शन सी है दो टूक बात कहना, ऑप्शन डी है बात का धनी होना। तो इसका ऑप्शन सही है, दो टूक बात कहना, ऑप्शन सी सही है। आइए एक्सप्लेनेशन देख लें। स्पष्ट कह देना का भाव व्यक्त करने वाला मुहावरा दो टूक बात कहना। वाक्य प्रयोग में राम ने श्याम से दो टूक बात कह दी, मित्र हो तो ऐसा हो। क्षत्रिय धाम, क्षत्रिय धम में प्रयुक्त समास है। क्षत्रिय धम में प्रयुक्त समास है, तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, बहुब्रीहि है, कर्मधार। तो इसका ऑप्शन ये सही है, तत्पुरुष समास है। कौन सा? तत्पुरुष समास है। क्या है तत्पुरुष समास? देखिए क्षत्रिय धाम में अधिकरण तत्पुरुष समास है। इसका समास विग्रह क्षत्रियों में अधम होगा, क्षत्रियों में अधम होगा,
तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। क्या होता है? तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। साधारणतः इस समास में प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष होता है। इस समास के 3 भेद होते हैं: तत्पुरुष, कर्मधार, दीर्घु। क्या होते हैं? तत्पुरुष, कर्मधार, दीर्घु। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ये भी पूछता है। आइए अगला प्रश्न देखें। जो क्षमा पाने लायक है के लिए एक शब्द है: क्षमापाई, क्षमाशील, क्षमाशाली, क्षम। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, क्षम। आइए अगला प्रश्न देख लें। दोस्तों यहाँ से अब जीएस चालू है, तो आइए शुरुआत करते हैं। नीचे दिए गए भारतीय राष्ट्रपतियों में कौन एक भारतीय राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? पहले भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री थे: डॉक्टर बी.डी. जत्ती, ऑप्शन बी है; शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन सी है; डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है; नीलम संजीव रेड्डी। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? नीलम संजीव रेड्डी। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लें। भारतीय राष्ट्रपतियों में नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वे अक्टूबर 1956 में आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने तथा दूसरी बार 1962 में मुख्यमंत्री बने। फिर 25 जुलाई 1977 से और 25 जुलाई 1982 तक वे भारत के 6वें राष्ट्रपति बने थे। वे भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू 15वीं भारत की राष्ट्रपति बनी हैं। आइए अगला प्रश्न देख लें। भारत के नियंत्रण और महालेखक परीक्षक को किसके नाम से भी जाना जाता है और किस नाम से भी जाना जाता है? आप बताइए। पब्लिक पर्स के संरक्षक के रूप में, मतलब गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स, कीपर ऑफ द पब्लिक पर्स, पब्लिक के पर्स के रक्षक के रूप में, पब्लिक के पर्स के अभिरक्षक के रूप में, पब्लिक पर्स के ट्रस्टी के रूप में। तो किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए सही है इसका, पब्लिक पर्स के संरक्षक के रूप में, मतलब गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। देखते हैं क्या होता है इसका मतलब। भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक कै को पब्लिक पर्स के संरक्षक के नाम से भी जाना जाता है। यह सार्वजनिक धन संरक्षक है। यह सार्वजनिक धन संरक्षक है और केंद्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर देश के संरक्षण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में नियंत्रक महालेखक परीक्षक से संबंधित प्रावधान किया गया है। आइए अगला प्रश्न देख लें दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया है? कौन सा प्रश्न प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन ए समता, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है पवित्रता, ऑप्शन डी है न्याय। तो पवित्रता मतलब सेंसिटी नहीं जोड़ा गया है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पवित्रता शब्द को शामिल नहीं किया गया, जबकि समता, न्याय, स्वतंत्रता शामिल है। प्रस्तावना में उस मौलिक दर्शन और मौलिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं। यह उन उद्देश्यों को निर्धारित करता है जिन्हें संविधान प्राप्त करना चाहता है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। आइए अगला प्रश्न देख लें। भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा किस दिन पारित एवं अंगीकृत किया गया है? ऑप्शन ए 26 अक्टूबर 1949, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 26 दिसंबर 1949, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? 26 नवंबर 1949, बी ऑप्शन इसका सही है। आइए एक्सप्लेनेशन देख लें इसका। भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 क्या है? 26 नवंबर 1949 को पारित एवं अंगीकृत किया गया। संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। आइए अगला प्रश्न देखें। यदि के अधिकतम सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पारित करते हैं तब मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। ऑप्शन ए लोकसभा में, ऑप्शन बी राज्यसभा में, ऑप्शन सी दोनों सभाओं में, ऑप्शन डी है आपका बोथ, एक मिनट, दोनों सभाएं संयुक्त रूप से। तो इसका ऑप्शन ए सही है, लोकसभा। क्या है? लोकसभा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लें। यदि लोकसभा के अधिकतम सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पारित करते हैं तब मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, अर्थात इस सदन में बहुमत हासिल होने पर ही मंत्रिपरिषद
बनी रह सकती है। बिल्कुल सही है। इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे ध्यान कर पढ़िएगा। प्रश्न नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? अबुल कलाम आजाद, सीबी मवालकर, सरदार पटेल, आर.के. षणमुखम शेट्टी। तो कौन थे? ऑप्शन डी सही है, आर.के. षणमुखम शेट्टी स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम शेट्टी थे। वे 1947 से 1949 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री रहे हैं। वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। आइए प्रश्न नंबर 74, राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जाकिर हुसैन ऑप्शन है, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन डी सही है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। इसमें अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में प्रावधान किया गया। वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नहीं है, अब सीपी राधाकृष्णन है। कौन है? सीपी राधाकृष्णन है, ध्यान रखिएगा। राधाकृष्णन वर्तमान में 25 सितंबर 2025 को शायद शपथ लिए इन्होंने। आइए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 75, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव से संबंधित धारा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन है जापान के संविधान से, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ऑप्शन सी है अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन डी है आयरलैंड के संविधान से। तो कहाँ से ली गई है? ये अफ्रीका के संविधान से। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव से संबंधित धारा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन लिया गया है। अमेरिका से मूल अधिकार तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया। आइए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 76, निम्नलिखित राज्यों के गठन का कालानुक्रमिक क्रम क्या है? ऑप्शन है हरियाणा, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी है सिक्किम। तो देखिए हरियाणा का गठन कब हुआ था? हरियाणा का गठन हुआ था 1966 में। और गोवा का गठन कब हुआ था? गोवा का गठन हुआ था 1987 शायद, हाँ 87 में। और नागालैंड का कब हुआ था? नागालैंड का शायद हुआ था 1963 में। कब? 1963 में। और सिक्किम का हुआ था 1975 में। 1975 में। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। देखिए इसका बी ऑप्शन सही है। नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966 में, सिक्किम 1975 में, गोवा 1987 में। आइए अगला प्रश्न देखें। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी अपेक्षित है? 30 साल, 25 साल, 40 साल, 35 साल। तो कितनी आयु होनी चाहिए? 25 साल भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए। इसका एक्सप्लेनेशन देखें। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए आयु। और अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। प्रधानमंत्री को संसद या राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, किसी एक में से। लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष तथा राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। आइए अगला प्रश्न देखें। सरकारी बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की स्वीकृति के लिए सरकार द्वारा न्यूनतम शेयरधारिता कितनी है? 51%, 25%, 33%, 75%। तो कितनी है इसकी? 51%। अब शायद थोड़ा सा बढ़ा घट गई है, अभी इसका देख लेंगे बाद में। सरकारी बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की स्वीकृति के लिए सरकार द्वारा न्यूनतम शेयरधारिता 51% है। आइए अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयुक्त होता है? ऑप्शन ए आरटीजीएस, ऑप्शन बी नेफ्ट, ऑप्शन सी स्विफ्ट, ऑप्शन डी डिमांड ड्राफ्ट। तो इसमें क्या उत्तर सही है आपका? सी स्विफ्ट। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण
अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण के लिए स्विफ्ट मतलब सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन प्रयुक्त होता है। स्विफ्ट प्रणाली अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय धन और सुरक्षा हस्तांतरण को शक्ति प्रदान करती है। स्विफ्ट एक विशाल मैसेजिंग नेटवर्क है जिसका उपयोग सिर्फ वित्तीय संस्थानों द्वारा धन हस्तांतरण निर्देशों जैसे जानकारी को त्वरित, सटीक और सुरक्षित रूप से भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। झारखंड का पाइका वस्ता एक है, लोकगीत है, लोक नृत्य है, वाद्य यंत्र है, कला का रूप है। क्या है? इसका ऑप्शन बी सही है। झारखंड का लोक नृत्य है पाइका। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। झारखंड पाइका वस्ता एक लोक नृत्य है जिसमें मुंडा समुदाय के कलाकार अपनी वीरता और साहस को बेहद ही रोमांचक तरीके से प्रदर्शित करते हैं। जैमिनी राय किस क्षेत्र से संबंधित हैं? जैमिनी राय किस क्षेत्र से संबंधित है? संगीत से, ऑप्शन ए नृत्य से, चित्रकला से, मूर्तिकला से। किससे संबंधित है? ये चित्रकला से संबंधित, ऑप्शन सी। ये उस समय का देखिए, जैमिनी राय भारतीय चित्रकार थे। 1955 में उन्होंने भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था। वे अरविंद नाथ ठाकुर के सबसे प्रसिद्ध शिष्यों में से एक थे। इनके प्रसिद्ध चित्र मदर एंड चाइल्ड, संथाल स्त्रियां, तीन पुजारिन, तीन योद्धा राजा, टैगोर और बापू इत्यादि हैं। आइए अगला प्रश्न देख लें। नवरोज किस धर्म का नववर्ष है? किस धर्म का नववर्ष है नवरोज? जैन धर्म का, बुद्ध धर्म का, सिख धर्म का, पारसी धर्म का। तो ये किस धर्म का है? ऑप्शन डी, पारसी धर्म का नवरोज त्यौहार मनाते हैं। पारसी धर्म नवरोज त्यौहार मनाते हैं। नवरोज पारसी धर्म का नववर्ष है। नवरोज का शाब्दिक अर्थ होता है नया दिन। इसी नवरोज के साथ ईरानी कैलेंडर और पारसी समुदाय के नए साल की शुरुआत होती है। आमतौर पर 20 या 21 मार्च को ही मनाया जाता है। वर्ष 2009 में यूनेस्को ने नवरोज को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया। प्रश्न नंबर 83, तेरा टाली क्या है? तेरा टाली ये किस भारतीय राज्य की एक नृत्य शैली है? केरल की, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश की, ऑप्शन सी है राजस्थान की, ऑप्शन डी है तमिलनाडु की। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन डी सही है इसका, तमिलनाडु का। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। तेरा ताली राजस्थान की एक नृत्य शैली है। यह नृत्य कामड़ जनजाति, कौन सी? कामड़ जनजाति द्वारा किया जाता है, जो पारंपरिक सपेरे हैं। इस नृत्य में कलाकार के शरीर के विभिन्न हिस्सों पर 13 मंजीरे बांधे जाते हैं जिसे वे बजाते हुए नृत्य करते हैं। अच्छा, 13 मंजीरे बांधे जाते हैं जिसे वह बजाते हुए नृत्य करते हैं। आइए अगला प्रश्न देखें। सिनेगांग किस धर्म से संबंध प्रार्थना स्थल है? पारसी से, बौद्ध धर्म से, ईसाई से, यहूदी से। ये यहूदी धर्म के, ऑप्शन डी सही है इसका। सिनेगाग यहूदी धर्म से संबंध प्रार्थना स्थल है। इसके प्रमुख धर्म ग्रंथ तोरा है। क्या है? तोरा मतलब तौरात, जिसे ईसाई ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देख लें। प्रश्न नंबर 85, शाक्य दर्शन किसने प्रतिपादित किया? किसने किया है? गौतम मुनि ने, जामिनी मुनि ने, कपिल मुनि ने, पतंजलि ने। किसने किया है? ऑप्शन सी सही है, कपिल मुनि ने। शाक्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल। भारतीय दर्शन के 6 प्रकारों में से शाक्य भी एक प्रकार है जो प्राचीन काल में अत्यंत लोकप्रिय था। शाक्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल मुनि को माना जाता है। इसका सबसे प्राचीन तथा प्रामाणिक ग्रंथ शाक्य कारिका, जिसकी रचना ईश्वर कृष्ण ने की थी। जिसकी रचना ईश्वर कृष्ण ने की थी। आइए अगला प्रश्न देखें। किसी पदार्थ का घनत्व है द्रव्यमान गुणे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन बटे द्रव्यमान, और द्रव्यमान प्लस आयतन, और द्रव्यमान बटे आयतन। तो इसका ऑप्शन सही है आपका डी नंबर। क्या है? द्रव्यमान बटे आयतन। आइए अगला प्रश्न देखें। देखिए, किसी पदार्थ का घनत्व द्रव्यमान आयतन है। किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहा जाता है। जैसे घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। निम्नलिखित में से किस जगह पर किसी वस्तु का वजन अधिकतम हो सकता है? निम्नलिखित में से किस जगह पर किसी वस्तु का वजन अधिकतम हो सकता है? ध्रुवों पर, भूमध्य पर, मकर रेखा पर, कर्क रेखा पर। तो इसका क्या ऑप्शन सही है?
ए सही है। क्या है? एट पोलेस, ध्रुवों पर। ध्रुवों पर किसी वस्तु का वजन अधिकतम हो सकता है। किसी स्थान पर एक वस्तु का वजन उस स्थान पर उसके द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल होता है। अतः ध्रुव पर वस्तु का वजन अधिकतम तथा भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न देखें। जब गोली बंदूक से निकलती है तब उसकी स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? गतिज ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में। तो इसका ऑप्शन ए सही है, गतिज ऊर्जा में। आइए इसके एक्सप्लेनेशन देखें। जब गोली बंदूक से निकलती है तब उसकी स्थितिज ऊर्जा गति ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। ये यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही है तो गतिज ऊर्जा ke होगी। ke बराबर 1/2 mv²। 1 पाउंड बराबर कितने औंस है? 1 पाउंड बराबर कितने औंस है? तो इसका ऑप्शन ए सही कर लो, 16 होता है। आइए, 1 पाउंड बराबर 16 औंस होते हैं और 1 औंस बराबर 28.349 ग्राम के बराबर होता है। 1 पाउंड वजन की एक इकाई है जो 16 औंस के बराबर होती है। कितने? 16 औंस के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष किसका मापक है? समय का, दूरी का, प्रकाश का, प्रकाश की तीव्रता का। तो किसका है? समय। ऑप्शन बी, दूरी का। क्या है? ऑप्शन बी, दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है। खगोलीय दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रकाश की चाल एक समान माध्यम में हमेशा एक समान होती है। एक प्रकाश बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। क्या है? इतना। नोट, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पारसेक। और एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एग्जाम में पूछता है, अलग से प्रश्न बना भी सकता है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। शुष्क बर्फ है पानी का ठोस रूप। शुष्क बर्फ है पानी का ठोस रूप, पानी का वायु रूप, और CO2 का द्रव रूप, और CO2 का ठोस रूप। तो इसका ऑप्शन डी सही है, CO2 का ठोस रूप। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का ठोस रूप है। शुष्क बर्फ गर्म करने पर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। इसका प्रयोग कूलिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। आइए प्रश्न नंबर 92। एक परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है? 4 या 8 न्यूट्रॉन होती है, वह है ऑक्सीजन का समस्थानिक है, कार्बन का समस्थानिक है, ऑक्सीजन का समतापी है, कार्बन का समतापी है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, कार्बन का समतापी। एक परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या 14 या 8 न्यूट्रॉन होती है, यह कार्बन का समस्थानिक है। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। इसकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, इसलिए यह कार्बन का एक समस्थानिक है। प्रश्न नंबर 93। सल्फोनिक अम्लों के सोडियम साल्ट या क्लोराइड या ब्रोमाइड का अमोनियम साल्ट क्या कहलाता है? ऑप्शन ए साबुन, ऑप्शन बी अपमार्जक, ऑप्शन सी बेकिंग पाउडर, ऑप्शन डी बेकिंग सोडा। तो इसका ऑप्शन बी सही है, अपमार्जक। अपमार्जक होता है डिटर्जेंट। आइए देखिए, सल्फोनिक अम्लों के सोडियम साल्ट या क्लोराइड या ब्रोमाइड का अमोनियम साल्ट अपमार्जक डिटर्जेंट कहलाता है। इसमें लंबी श्रृंखला का हाइड्रोजन कार्बन होता है, परंतु यह साबुन से इस वजह से उत्तम है कि कैल्शियम मैग्नीशियम रूप तथा फेरिक आयन के साथ अघुलनशील लवण नहीं प्रदान करता। इनके उदाहरण है सोडियम एल्काइल सल्फोनेट, सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। आइए प्रश्न नंबर 94। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आवर्त सारणी, ऑप्शन बी समूह, ऑप्शन सी ब्लॉक, ऑप्शन डी मतलब सेगमेंट मतलब वृत्तखंड। तो क्या कहा जाता है? ये आवर्त कहा जाता है, पीरियड कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्ति को आवर्त पीरियड कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग ग्रुप कहते हैं। आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त होते हैं। प्रथम आवर्त में 2 तत्व उपस्थित होते हैं। इसके बाद के आवर्तों में क्रमशः 8, 8, 18, 18 और 32 तत्व हैं। 7वां आवर्त अपूर्ण आवर्त है। कपड़े और बर्तन साफ करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले अपमार्जकों में क्या होता है? बायोकार्बोनेट, बिस्मथेटस, सल्फोनेट, नाइट्रस। क्या सही होता है इनका? ऑप्शन सी सही है, सल्फोनेट।
कपड़े और बर्तन साफ करने के लिए किए जाने वाले अपमार्जकों में सल्फोनेट होता है। क्या होता है? सल्फोनेट होता है। निम्नलिखित में से किसको पायसी कारक कहा जाता है? क्या कहा जाता है? किसको पायसी कारक है? साबुन, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी ऑयल, ऑप्शन डी लिंडेस्टेल। तो इसका ऑप्शन सही है आपका ए ऑप्शन, साबुन। आइए एक्सप्लेनेशन देखें इसका। साबुन को पायसीकरण कहा जाता है जबकि किसी कोलाइड में एक द्रव के सारे कण दूसरे द्रव के सारे कणों में परिपेक्षित हो जाते हैं, लेकिन घुलते नहीं हैं। तो इस कोलाइड को पायस कहा जाता है। दूध एक प्राकृतिक पायस है जबकि पेंट एक कृत्रिम पायस है। साबुन और डिटर्जेंट का प्रयोग सबसे बड़े पैमाने पर पायसीकरण के रूप में होता है। आइए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 97। गुणसूत्र किसमें अच्छे तरीके से दिखाई देते हैं? इंटरफेज में, प्रोफेज में, मेटाफेज में, टेलोफेज में। किसमें दिखाई देते हैं? यह सी ऑप्शन सही है इसका, मेटाफेज में। किसमें? मेटाफेज में गुणसूत्र अच्छे तरीके से दिखाई देते हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। गुणसूत्र मेटाफेज मध्यस्थता में अच्छे तरीके से दिखाई देते हैं। मेटाफेज समसूत्री विभाजन की द्वितीय अवस्था है। इसमें गुणसूत्र कोशिका द्रव में फैल जाते हैं। इस अवस्था तक गुणसूत्रों का संघनन पूर्ण हो जाता है और सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं कि यही वह अवस्था है जब गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है। आइए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 98। प्रकीर्णन प्रमुखता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड, एमिनो एसिड। तो क्या सही इसका? ऑप्शन बी सही है, प्रोटीन्स होते हैं। आइए एक्सप्लेनेशन देख लें इसका। दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखें। पत्तियों को गहरा रंग प्रमुखता किसके कारण होता है? वर्णक लवक के कारण, अवर्णीय लवक के कारण, हरित लवक के कारण, टोनोप्लास्ट के कारण। किसके कारण होता है? ऑप्शन सी सही है इसका, हरित लवक के कारण। आइए अगला एक्सप्लेनेशन देखें इसका। पत्तियों का हरा रंग प्रमुखतः हरित लवक क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। हरित लवक हरा रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित क्लोरोफिल होता है। इसकी सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है। पर्णहरित को पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। आइए प्रश्न नंबर 100 और अंतिम प्रश्न आज के वीडियो का। कोशिका का द्रव्य पीत पिंड किस में पाया जाता है? मस्तिष्क में, अंडाशय में, अग्नाशय में, यकृत में। तो कहाँ पाया जाता है? यह बी ऑप्शन सही है, अंडाशय में, ओवरी में। कोशिका का द्रव्यमान पीत पिंड अंडाशय ओवरी में पाया जाता है। प्रत्येक मादा में एक जोड़ा अंडाशय होता है। यह पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा उदर से सटा होता है। अंडाशय का बाह्य स्तर एपिथीलियम का बना होता है जिसे जनन एपिथीलियम कहते हैं। अंडाशय का मुख्य कार्य अंडाणु ओवम होते हैं। एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन ये हार्मोन ऋतुस्राव को नियंत्रित करते हैं। तब दोस्तों आज के टॉपिक में इतना ही। कल इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।